अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को अपने ओहदे का हल्फ लिए तकरीबन 5-7 दिन हो चुके हैं। 2 फरवरी को उन्होंने हल्फ उठाया और फिर उसके बाद से तकरीबन ये एक हफ़्ता गुजर ही गया। नई कॉज लिस्ट भी आई और इस दौरान में क्या हुआ, क्या मुकदमात का जो एक तुमार है, जो अंबार है, उस हवाले से क्या कोई पॉलिसी मुरतब की गई, क्या कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ है, या सिर्फ अभी बात खानों तक की है, खाने खाए जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कभी इशाइया होता है और इशाइयों के बाद बहरहाल। लेकिन इसी असना में एक ये भी ख़बर आई है कि जो जजेस रोस्टर है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच जो है वो कराची भी जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी बहस जो है वो उसने जन्म लिया है और वो बहस है जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा बनाम सदर पाकिस्तान मुकदमा जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, रेफरेंस क्वैश हुआ, फिर उसके ऊपर रिव्यू हुआ, रिव्यू के बाद वो फ़ैसला पहले वाला वापस लिया गया। अक़लियती जज अक्सरियत में तब्दील हुए और फिर जो अक्सरियत थी वो अक़लियत में तब्दील हुई और उस अक़लियती फ़ैसला भी आया और उस अक़लियती फ़ैसले के अंदर जो है बहुत सारी बातें की गई कि जजेस को के हवाले से क्या होना चाहिए। देखो तो उसमें जो है वहीं पे एक बहस ने जन्म लिया कि क्या जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अपने असासे ज़ाहिर किए हैं, क्या बाकी जजेस को भी असासे ज़ाहिर करने चाहिए या नहीं चाहिए, बिलखुसूस उन जज साहिबान को जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला बरकरार रखा है। तो इस पर बात करते हैं। जनाब नासिर इकबाल साहब, मुझे बताएंगे आप कि आपको क्या तब्दीली नज़र आई ये 4-5 दिन 5-6 दिन जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब ऑनरेबल बेंच 1 जो है उसकी क़यादत संभाली? क़य्यूम साहब, अभी तक तो कोई ऐसी काबिल ज़िक्र तब्दीली तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि जजमेंट आई है और बड़ी डैमनिंग जजमेंट है। वो बहुत डैमनिंग जजमेंट कैसे, किस हवाले से? मतलब देखें उसमें उन्होंने जैसे ज़िक्र कर दिया FBR की जो असेसमेंट रिपोर्ट थी। फिर उन्होंने एक बात कही कि जो जज सूरह निसा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा और उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो जजेस हैं वो अपने एरर्स एंड ओमिशंस और के ज़िम्मेदार हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो वो उनको दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि एज ए जज एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कोई गलती करेंगे। तो ये उसमें जजमेंट में लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि जो मुझे थोड़ी सी मतलब जो मेरा जहन बार बार एक ही जगह पे जा रहा है, वो सुई मेरी अटकी हुई न्यूज़ कह लें कि कहाँ सुई अटक गई आपकी? बताने लगा। हाँ। जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की जो जजमेंट है ना, हाँ, उसमें मेरी सुई अटकी हुई है, क्योंकि उसमें 2 बातें हैं। उसमें ये एक तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि डायरेक्शन जो दी गई थी FBR को वो एलियन है और गलत है, लेकिन साथ उसने ये भी लिखा है कि जो एक्सरसाइज की है FBR ने वो एक इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब यहाँ तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि, और फिर दूसरी तरफ फ़रूक नसीम साहब जो हैं वो इस फैसले की तारीफ़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो गोल्डन वर्ड्स का में लिखा जाएगा। तो देखें अल्लाह खैर करे, फ़रूक नसीम साहब जिस फैसले की तारीफ़ करें तो फिर बहुत सारी तो बहरहाल मुझे जो है ना, मैं तो मेरी तो दुआ है कि इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा हो। और ये अच्छा तो हो, दुआ तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या आपको कोई खौफ है? क्या खौफ है यार? देखें मेरा तो ख्याल था कि फुल कोर्ट मीटिंग होगी, उसमें बहुत सी चीज़ें तय होंगी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक अंबार है बैकलॉग का और वो बढ़ता ही चला गया, जिसकी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने अपनी स्पीच में जो रेफरेंस, जो फुल कोर्ट रेफरेंस था जस्टिस वो जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस के ऑनर में, उस पर उन्होंने ये भी कहा था कि तो हमने तकरीबन कितने 16 महीने तक जो हमने 66 हेयरिंग्स हुई हैं। हाँ, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के केस की वजह से जो है वो अंबार बढ़ गया। मतलब वन ऑफ द रीजंस जो है बैकलॉग का ये भी है, और दूसरा कोरोना था, लेकिन कोरोना में केसेस तो फिर भी होते रहते हैं। मतलब आइंदा कोई बड़ा बेंच नहीं बनेगा, इसका मतलब? मुझे तो यही लग रहा है कि मेरा तो यही ख्याल है कि ये उन्होंने अपना माइंड दिया है कि हम बेंचेस मैक्सिमम
5 मेंबर बेंच होगा मैक्सिमम, वो भी कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जो 5 मेंबर बेंच ने सुने हुए हैं, वो तो बनेगा। एक आध शायद 7 मेंबर बेंच का भी है, लेकिन ऐसा केस, ऐसा कोई लार्जर बेंच नहीं बनेगा। 10 मेंबर बेंच हो गया, लेकिन फिर मसला ये कि अगर क्यूरेटिव जो पेंडिंग है वो तो उसमें तो फुल कोर्ट है, तो मुझे नहीं पता। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक 5-7 दिन के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आई है कि जिससे ये हो कि हाँ जो बैकलॉग है उस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब की गई हो, क्योंकि उसके लिए फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं हुई कि जिसके अंदर मोडालिटीज तय की जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमूमन हमने देखा कि जैसे ही ओथ होता है उसके अगले दिन वो एक जल्दी होती है, हो जाती है, क्योंकि देखें आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हर चीफ जस्टिस की अपनी लेगेसी है, वो अपना माइंड, और उसकी वजह आप ये समझ रहे हैं कि जो काजी फ़ाइज़ साहब का फैसला आया है और उसमें जैसे मुनीब अख्तर का नोट है, तो उसने मामला काफ़ी बिगाड़ दिए। मतलब मैं नहीं कह रहा बिगाड़ दिए हैं, लेकिन मेरा मतलब है आइडियली होना चाहिए। तो साथ आपको कुछ तब्दीली नज़र आई 5-7 दिन के अंदर, पहले 5 दिन? नहीं, मेरा ख्याल है कि तब्दीली ये आई, आप कहें कि वही जजमेंट आया, उसमें जो उम्मीदें थी लोगों को वो ये थी कि जी जो चीफ जस्टिस गुलजार के टाइम पे ये रहा कि जी सुप्रीम कोर्ट कोई डिवाइडेड है, डिवीज़न है और उस तरीके से वर्किंग नहीं हो रही, और तो ये ख़त्म होगा और जैसे उमर अता बंदयाल कोशिश करेंगे कि नई बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे, नए और अपने जो मामलात हैं लोगों जजेस के आपस में वो ख़त्म करेंगे। और उसके लिए मेरा ख्याल है जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने काफ़ी कोशिश भी की और उनको क्रेडिट बनता है। मेरी 1-2 वकला से, सीनियर वकला जो पाकिस्तान को जिससे बड़ी रिस्पेक्ट है जिनकी, वो भी यही कह रहे थे कि इन हालात में अगर देखें तो जैसे सैयद मंसूर अली शाह का जो रहा है तर्ज अमल, वो यही रहा है कि ये सारे डिफरेंसेस ख़त्म करके फोकस किया जाए रिफॉर्म की तरफ। लेकिन जो मिनॉरिटी जजमेंट की टाइमिंग आई, खाने खा के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो डिनर करके और आगे पीछे जो 2-3 दिनों में खाने खाए, उसके बाद जो मिनॉरिटी जजमेंट आई, खानों की बात ना करें, मेरे मुंह से फिर कोई और बात निकल जाएगी, एक और बड़े खाने का जिक्र निकल जाएगा। अच्छा हाँ, वो तो वही बात ये है कि असल में वो उसके बाद ये है कि अब मेरा ख्याल है कि जो थोड़ी बहुत इतला अभी है कि जजेस में जो एक मायूसी आई है, और वो मायूसी ये आई है कि अब उसके बाद जो है वो बेंच, आपने देखा कि जो जिस तरह से बेंच 1 बना, जैसे मुनीब अख्तर और जैसे काजी अमीन साथ बैठे, और फिर उस तरह और भी मामलात देखे, तो अभी तक कोई ऐसी चीफ जस्टिस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। जिस तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा बने थे, उन्होंने एक लाएअमल दिया था और उसके बाद उस पर वर्किंग शुरू कर दी थी, अपने काम जो भी मॉडल कोर्ट और आगे जो भी था उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना। यहाँ ये चीज़ नहीं आ रही और मेरा ख्याल है ये मज़ीद बढ़ेगा, और वो उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल है कि जो एक माहौल बनना था वो उस तरह नहीं हुआ, टाइमिंग ठीक नहीं थी, रिव्यू जजमेंट जिस तरीके से हुई तो ये वो गलत टाइम पे आई। अचानक से कराची जाने की क्या वजह नज़र आती है आपको? वो मोहम्मद अली मज़हर साहब के साथ वो कह रहे हैं कि जो बताया जा रहा है कि वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज उनके बेटे की शादी है, उसमें जाना है चीफ जस्टिस साहब ने, और तो मेरा ख्याल है वहीं फिर बेंच रख दिया 2 दिन के लिए। अच्छा, मतलब ये वो रवायत बरकरार रही, वो जो ये सर साकिब निसार साहब वाली ये पुरानी है कि जब भी कहीं कोई तकरीब हो, चलो इसी बहाने जो है वो मेहंदी के बहाने इंसाफ भी फराहम कर दिया। वो हमें एक वकील साहब ने बताया था, अमीर हानी मुस्लिम साहब के वाक़या कि वो उनके बेटे की शादी थी, तो साकिब निसार साहब ने ब्रेक में कहा कि किस किस ने जाना है, तो सब ने जिन्होंने जाना था बता दिया। एक जज साहब थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे कि उन्होंने पहले कहा कि जी मैं माजरत की थी हानी साहब से, बाद में उन्होंने हानी साहब को कहा फ़ोन करके कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो बेंच वहाँ बन गया, TAD वगैरह सारा मामला। अब ये असल में मसला ये है कि अगर ऐसे मौके पे चलें ठीक है कराची भी जाना चाहिए, वो प्रिविलेजेस में होगा, तो TAD नहीं लेना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि ये जो है ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अब फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बातें हो रही हैं। अब जजेस को अपनी घरों की ऑफिशियल रेजिडेंसी नहीं करनी चाहिए डिक्लेयर, कि जी इतनी ऑफिशियल रेजिडेंसी डिक्लेयर करके उसमें पैसे लें, कोई भी करे गलत, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये TAD का जो मामला है, अगर आपका वैसे जाएँ, और इवन हानी साहब की जो बेटे की शादी थी तो काजी फ़ाइज़ा ने जो थे उन्होंने कहा कि जी मैं वैसे अपने पैसे दे के टिकट पे जाऊँगा, ये कोई तरीका नहीं है जो तरीक़ाकार। गालिबन इसी वजह से तो
काजी साहब के लिए ये मसाइल आते हैं कि वो हर चीज़ में वो कहते हैं प्लाट भी नहीं लेने और प्लाटों पे सवाल उठाते हैं। और यही अब क़य्यूम साहब वो जो अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि जज के लिए शान नहीं है कि वो दरख्वास्त देता पड़े कि जी मुझे प्लाट दें, और अपने मुलाजमीन की जो हाउसिंग सोसाइटी वहाँ आप 1 लाख रुपए की मेंबरशिप लेके कि जी मुझे प्लाट मिले। देखिए ना ये क्या इंटीग्रिटी है जज की, 15 लाख तनख्वाह है जज के लिए, और वो अगर उस ये चीज़ें हैं ये भी शान नहीं है। चलें शान नहीं है। तो नासिर साहब ये जो एक प्रेसिडेंट है कि भी हाँ जजेस के मामला बहुत वाज़ेह कोई सवाल ही ना उठे जनाब, तो जैसे काजी फैज़ ईसा ने पहले भी अपने गोशवारे ज़ाहिर किए थे, अब फिर उन्होंने बता दिया कि जनाब ये मेरे एसेट्स की ये इनकम है, ये मेरे एसेट्स हैं, ये मैंने टैक्स दिया है, ये उनकी सारी डिटेल्स हैं, अपने वो सारे ज़ाहिर कर दिए उन्होंने। तो आपके ख्याल में और कौन कौन जज साहिबान जो हैं वो इस रविश के ऊपर जाके करेंगे? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कौन कौन करेंगे। देखिए वुमेन एक्शन फोरम ने एक दफ़ा ने किया नहीं वुमेन एक्शन फोरम में आपको याद होगा उन्होंने एक दफ़ा एक एप्लीकेशन डाली थी और डिमांड भी किया था कि तमाम जजेस अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। उसके बाद फिर काजी फैज़ ईसा साहब ने डिक्लेयर भी किए थे। फिर इस पे अपने और अपनी मिसेस दोनों के, हाँ बिल्कुल उन्होंने क्लियर किए थे, बाकी जजेस ने नहीं किए थे। उसके बाद फिर ये केस आपको याद होगा वो PIC में चला गया था। उसके बाद फिर वो यहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन गई थी कि एक और केस भी तो है नासिर साहब, वो तोशा खाने वाला केस जो है वो भी हाई कोर्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है। उस पर क्या हुआ, मतलब ये इतनी हाई कोर्ट्स क्यों देर लगा देती हैं? अगर या उसकी इब्रार नारायण क्या नाम है उसका जर्नलिस्ट का, राणा इब्रार, हाँ कि उसने वो जो है वो कि भी जो गिफ्ट्स गए थे लिए गए हैं बेचे गए हैं, तो वो जो है उसके हवाले से वो पड़ा है वो वहाँ पे। तो सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो कब तक आपके अंदाजा है? कुछ आपको चाहिए अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दें, हाँ, और कहेंगे लाइव भी दिखाएं। यही बात है कि अटॉर्नी जनरल खुद पेश हो रहे हैं, उनको कहा गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि आप पेश हों। अब आई डोंट नो उसमें कौन सा कानूनी नुक्ता है कि वज़ीर आज़म साहब परेशान है कि अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आप पेश हों, और मेरा ख्याल है अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त वज़ीर आज़म साहब को देनी चाहिए, और उसमें पता चले कि ये टैक्स जो है ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये इतना बड़ा है, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे क्या कहानी है नासिर साहब, आपके ख्याल में क्यों नहीं आ रही? देखिए इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स आई, वो सेलिंग क्लब वाली आई, नेवल फार्म्स वाली आई, फिर उसके बाद ये कौन सा है ये मुनाल रेस्टोरेंट और उससे मुल्का, और फिर वहाँ पे जो 8000 एकड़ ज़मीन का मामला जो है उसके ऊपर आई। तो ये तोशा खाना वाली क्यों रुकी हुई है यार? बात सुने, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक नैरेटिव है ना कि मैं आई एम ए क्लीन मैन, और करप्शन के ख़िलाफ़ उनका क्लियर है। तो ये बेहतर यही है कि अगर आपके ऊपर किसी ने उंगली उठाई है तो अपने आप को क्लियर कर दें और ये अर्ली हियरिंग दें और क्लियर करें कि ऐसा ये सारे एलिगेशंस हैं ये सब झूठ हैं जो एलिगेशंस आ रहे हैं। जहाँ तक ये है कि क्यों नहीं हो रही, तो ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है। एलिगेशन में से क्या आ रहा है मैं भूल गया ना सर। आपको पता है सब कुछ, आप भूलते भूलते कुछ भी नहीं है। नहीं फिर भी क्या मतलब किसी ने उंगली उठाई है कि वो जो टाइम क्या हो गया, अच्छा जो गिफ्ट्स आए थे वो खैर जो भी है कि वो बिक गए। और वो पैसे किधर गए? तो मेरा मतलब है कि देखिए एलिगेशन मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई एविडेंस है। ताना दिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर को जी हार। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अब दिखाएं कि वो ये नेशनल इंटरेस्ट के पीछे छुप के जी मैं नेशनल, तो लोगों को पता चल जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरा ख्याल है वो जजेस की प्लाट का तो बात करते हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ये केस भी उनको लगाना चाहिए और जल्दी जो भी हो डिसाइड हो, लोगों में ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो कि ये जो है ये घड़ी थी और करोड़ों रुपए की बिक गई, वो टेलीफोन ये वो आगे पीछे ये सारे मामला में ये ख़त्म हो। ये जो इल्ज़ामात हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ना, उनकी जो इज़्ज़त है हम सब पे मुकद्दम है, हम सबको करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो आपको पसंद हो या ना हो, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल पाकिस्तान, ठीक है। वो सिर्फ PTI के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी उन पर कोई उंगली उठा रहा है तो वो अपने आप को साबित करें कि ये झूठ बोल रहा है। तो इसलिए जितनी जल्दी ये मामला हो जाए तो बेहतर है। आज आप मुतालबा कर दें कि जल्द से जल्द जजमेंट है। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हम दोनों यही बात तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये अपने आप को मुसीबत है यार, ये हेडेक होता है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि आपके स्टाफ की डिटेल, तो वहाँ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट हो जाती है कि जी आप नहीं पूछ सकते। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब से तोशा खाना का ये जो भी मामला पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं आप नहीं पूछ सकते। तो ये जो है ना, ये वो भी बड़ा एक अनोखा केस है कि
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के अंदर हैं। वही रिट सुप्रीम कोर्ट ने रिट दायर की। अब ये जी अब वही वैसे, और PIC में पब्लिक अकाउंट कमेटी में रजिस्ट्रार को नहीं भेजना सारी। अब देखें, इसमें आप क्रेडिट दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिनाला साहब को। उन्होंने 5 साल का ऑडिट कराया पूरा, और उसकी सारी रिपोर्टें सामने वेबसाइट पे लगा दी। इवन उन्होंने ये तक कर दिया पब्लिक के जी हमें जो इंटाइटलमेंट है वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके तहत है, हमारे सर्विंग किसी जज ने प्लाट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो यही चीज़ एक्सपेक्टेशन जो है सुप्रीम कोर्ट से है। या प्लाटों से याद आया, वो नासिर साहब वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक लगा हुआ है ना, वो वही वाला जो कैंसिल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो जिसमें अकरम शेख साहब वकील हैं। तो उसकी लास्ट हियरिंग के अंदर ये हुआ था कि एक दिन में पॉलिसी मांगी थी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने। तो वो कुछ पता है वो मुकदमा कहाँ गया? अभी तक तो पॉलिसी पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि जमा भी हुई है कि हाँ। तो अब वो पॉलिसी तो अब तो पॉलिसी बदलनी पड़ेगी ना। नहीं। अच्छा, एक और बात जो है ना वो नासिर साहब, हम पिछले दिनों ये भी जिक्र कर रहे थे कि जो जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके दौर के अंदर कुछ लापता मुकदमात थे। उन लापता मुकदमात में से कोई मुकदमा लगता हुआ अभी तक नज़र आया आपको पिछले ये 5 दिन? शौकत सदीकी साहब ने दरख्वास्त दी कि 10 तारीख मेरा केस लगाएं। मेरा नहीं ख्याल कि वो बेंच अवेलेबल हो। अगर वो कराची में चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हो। जन्म शरफ वाला वो और भी कई हैं केसेस। मेरा ख्याल है इरादा तो यही था चीफ जस्टिस अहम केस जो है ना वो इंटरमेंट सेंटर क्या है, लोगों के ज़िंदगियों के इशूज़ हैं। और सेकेंडली वो मुशर्रफ साहब वाला जो केस है जो लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा भी एक हफ्ता है चीफ जस्टिस साहब जो है इस हफ्ते, क्योंकि ये जजमेंट आई इसमें, मेरा ख्याल है उम्मीद यही रखी जा सकती है कि अब अगले हफ्ते से कोई ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, तब्दीली थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट में, कि जो केसेस की हवाले से बड़े केसेस या वो हल। अभी तो यही सीधी बात है, जिस तरह गुलजार साहब छोड़ के गया उसी तरह ही मामला चल रहे हैं वो। और ये चीज़ें जो और जो एक है था कि हाई प्रोफाइल केसेस लगेंगे, मेरा ख्याल है एक आध हफ्ता छोड़ के फिर अगले हफ्ते में। साहब हाई प्रोफाइल केसेस का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ वो खबरें जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, आम लिटिगेंट्स को भी इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि स्टेक होल्डर्स वो हैं। तो लेकिन अभी एक बड़ा एक अच्छा सीनियर पूनी हो गए हैं काजी फैसल, तो ये क्या जैसे काजी फैसल डिवीजन बेंच ही है, 3 रुकनी बेंच, वो लेते नहीं है या वो उन्हें दिया नहीं जाता? जजेस रोस्टर कौन बनाता है? नहीं, क्या पता वो खुद ही, मुझे बताए ना, क्या पता खुद भी ये भी। इस हफ्ते तो और भी हैं जो 2 मेंबर बेंचेस है सर, उनका अकेले का नहीं है। लेकिन नहीं, ये नई पॉलिसी आई है, ये अपना ये गुलजार साहब के दौर के अंदर ही 2 बेंचेस का वो रवाज शुरू हुआ है, उससे पहले तो नहीं था। लेकिन जो अपील है उसमें तो 3 में ही बैठना पड़ता है। लेकिन शायद पेशावर हाई कोर्ट में जजेस बैठते ही 2 हैं, वहाँ सिंगल जज कर। तो अमूमन ये होता है कि यहाँ 3 का बेंच होता है अमूमन। उसकी अपील आएगी तो वो तो 3 मेंबर बेंच ही बैठेगा ना, वो तो 2 मेंबर बेंच नहीं बैठेगा। लेकिन कुछ इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है इसमें ये भी सोच हो कि 2 मेंबर बना के केसेस को जल्दी जुडिशियल ऑडिट की भी बात हुई, तो अब मेरा ख्याल है ऑडिट परफॉर्मस की बात हुई थी ना। तो देखें, अभी शुरुआत है। मेरा ख्याल है कि ये जो पोलराइजेशन का परसेप्शन बनेगी या बनी है वकला में, लेकिन जो असल टेस्ट है ना जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, उस पर हमने बात नहीं की। वो नई अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, 5 उन्होंने करनी है, 5 जज उन्होंने करने हैं इस साल करने हैं, 6 महीने पहले 6 महीने में करने हैं। और सबसे पहले अब ये बात आ रही है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियर जज हैं सारे हाई कोर्ट में, उनके हवाले से ये है कि वो कोई इतने नहीं है। अब वहाँ ये बात आ रही है कि सिंध से क्या किसको लें। अब नंबर सिंध का है, क्योंकि पहले भी जस्टिस आयशा आ गई, नंबर सिंध का था। ये वैसे ये इनफॉर्मली है कि जी कोटा है, या अलग ऐसी बात नहीं, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है। अब ये है कि क्या कोई वकील लेंगे, ये भी था कि जी वकील ढूंढें कोई ऐसा जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, वो भी नहीं है। अब देखें, एक बताया जा रहा है कि सिंधी इतने जज जो हैं वो इकबाल करोड़ो साहब हैं सिंध हाई कोर्ट, लेकिन वो 13वें नंबर पे। अब वहाँ सिंध में बड़ी टेंशन है कि अगर आप इतने सिंधी, हालांकि ये ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन हमारा आपको पता है पाकिस्तान में बड़े सिंध के अंदर बड़ी रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी ज़रूरी है। सिंध के अंदर मुकदमात के हवाले से वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, सिविल जो केसेस हैं उनके हवाले से बहुत सारी वो आ रही है कि वो हो ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, और उसमें भी बहुत सारी बिटरनेस है। ये और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुनीब अख्तर के आने के बाद
वहाँ पे सिविल मैटर्स की एडजुडिकेट ही नहीं हो रहा है, मुकदमात ही इधर उधर होते हैं। डिस्फंक्शनल हो गई है सिंध हाई कोर्ट, जो कि नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखें, और अगर वो जो कह रहे हैं कि नीचे से लेके फिर वो मसला शुरू हो जाएगा कि जूनियर जज एक मतलब ये टेस्ट तो है, अब देखेंगे वो किस तरह इसको। अच्छा, वो 5 कौन से जज साहिबान हैं, चलें गिनते हैं। एक तो गुलजार साहब थे, वो रिटायर हो गए। अब अगले जो है रिटायरमेंट की उस पे हैं वो जस्टिस मकबूल बाकिर हैं, और फिर उसके बाद जस्टिस काजी अमीन साहब हैं, फिर जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल हैं। तो ये हो गए, और जस्टिस सजाद अली शाह। तो ये 5 जज साहिबान जो हैं वो जज के भी है कि 17 जज पूरे हो। यार मैं तो कहता हूँ पहले तो 17 हो, पहले 17 पूरे हों, फिर एडाक की बात होगी। लेकिन एडाक पे भी यहाँ कुछ ऐसी मेरा ख्याल है वैसे किसको लाने की बात हो रही है? देखें, ये लोगों के मशवरे हैं, अभी तो देखें, अभी बहुत बड़ी बातें चल रही हैं वकीलों के अंदर, क्या बातें चल रही हैं। मुझे ये पता लग रहा है कि भाई शायद काजी अमीन साहब को दोबारा एडहॉक जज के तौर पे लाया जाए, शायद इस तरह की बातें बार रूम में सुनने को मिल रही हैं। नासिर साहब, आपकी कोई है इत्तला? पता नहीं सर, मेरी तो अच्छी बात है, मेरे तो जिला चकवाल के हैं, तो मैं तो खुश हूँ। हाँ, तो नासिर साहब आपके पास कोई इत्तला है? नहीं, देखें, वही बात है ना कि जो मटेरियलाइज हो जाने दें कुछ दिन, तो यार उसके बाद अभी आगे भी करेंगे प्रोग्राम, उसमें फिर हम बताएंगे आपके व्यूअर्स को कि क्या हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें देखिए होती रहती हैं, डिस्कशन। अभी यही बात आ रही है कि कौन आए। अब अगर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद जो उनके बाद सीनियर हैं वो अतर में लल्ला साहब हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, वकील ये बातें करते हैं जी वो फिर एक ही फॉर्म के 3 जज हो जाएंगे, जैसे सैयद मंसूर अली शाह या अफरीदी। वो पहले 3 संभाले नहीं तो एक और मसला बन जाएगा। अकील अब्बासी के बारे में ये बात वकीलों में होती है कि वो इस वजह से नहीं ला रहे जी, वो बाकिर साहब की करीब, हालांकि बताया जा रहा है वो कोई उनकी कुर्बत नहीं है। वो बेचारे उस जो वहाँ सिंध के जजेस वकील है, तो शायद नहीं वो मतलब कॉम्पिटेंट थे जो इतने सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद अली मजहर साहब लाएंगे। हाँ, लेकिन वो वजह ये है कि गुलजार साहब आपको पता है बादशाह है। हाँ, बिल्कुल। बात असल है कि कॉम्पिटेंट जज को आना चाहिए, जो मर्जी और जिसकी मर्जी, इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट, और सीनियरिटी जूनियरिटी जो भी है उसको छोड़े। आप सिर्फ कॉम्पिटेंट जजेस को लेके आए। आप तो अपनी स्टोरी पे रहेंगे 42 जजेस वाली। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट न्यू अपॉइंटमेंट है, बिल्कुल। एलिवेशन जो है उस तरह नहीं होती कि सीनियरिटी के बेसिस पे होती है। अच्छा, ठीक है नासिर साहब, मैं मान गया जनाब, मैं मान गया। इंडिपेंडेंट करेजियस जजेस, और ऐसा ना हो कि यूम साहब जैसे आपको कोई खाने पे दावत दे दे और आप चले जाएं। करेजियस इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब शायद मतलब अगर सिंध का दौरा रखा है तो चीफ जस्टिस वहाँ पे जब मेहंदी की सिर में या वलीमे के बाद कोई जजेस की कट होगा, वहाँ पे जजेस मिलते हैं। ज़ाहिर है जजेस एक जुडिशल फैमिली ब्रदरन जजेस के साथ वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी फीडबैक तो ज़ाहिर है लाजमन लेंगे। और वहाँ पे जो ये शिकायत आ रही है कि जो सिविल मुकदमात हैं वो तो बिल्कुल खुदे लाइन लगते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त बात है कि खलीक कियानी साहब की जो आपके कुलीग हैं उनकी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जजेस को जो है बिलखुसूस तमाम जुडिशरी के उनको अपने असासे जो है जस्टिस काजी फाइज़ी की तरह ज़ाहिर करने चाहिए, और बिलखुसूस उन जज साहबान को जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।